आज देखते हैं विश्व भूगोल के बारे में। समुद्री लवणता। सामान्य सागर जल में लवण पदार्थ घुले रहते हैं, जिसे सागरीय जल की लवणता कहते हैं। यह लवणता या खारापन उन सभी खुले हुए खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है जो समुद्र जल में मिलते हैं। यद्यपि इनकी मात्रा समुद्री जल स्वतंत्र रूप से निश्चित अनुपात में मिलती है, यद्यपि इनकी मात्रा भिन्न भिन्न स्थानों पर पृथक पृथक पाई जाती है। समुद्री जल में मिलने वाले नमक अथवा खारेपन में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका एक कारण तो नदियाँ और दूसरा अपने साथ प्रति वर्ष बहाकर लाए गए खनिज तत्वों को समुद्र में जमा करना तथा दूसरा वाष्पीकरण की तीव्रता। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय भूपट्टी में लवणता की मात्रा अधिक थी। भूपट्टी के विघटन तथा नियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागरों में पहुंचाए जाने लगे, जिससे सागर की लवणता में वृद्धि होने लगी। मुख्यतः लवण इकट्ठा करने के निम्नलिखित साधन हैं: नदियाँ, समुद्रक लहरें, हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट। महासागर के जल में अधिकांश लवणता सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। औसतन रूप से 1000 ग्राम सागरीय जल में 35 ग्राम विभिन्न लवण पाए जाते हैं। यह मात्रा प्रति 1000 में दिखाई जाती है। विभिन्नता लवणों की प्रतिशत निम्नलिखित है। जो समुद्री जल में लवण पाए जाते हैं उनकी मात्रा में सबसे अधिक जो है वो सोडियम क्लोराइड 27.213, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807, मैग्नीशियम सल्फेट 1.658, कैल्शियम सल्फेट 1.260, पोटेशियम सल्फेट 0.863, कैल्शियम कार्बोनेट 0.123, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076। ये पदार्थ जल में घुले रहते हैं। सागरीय लवणता के निरंतर कारक। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवणता की मात्रा में प्रविष्ट अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही सागर के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा में अंतर होता है। ये महासागरों, सागरों तथा झीलों की लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक को नियंत्रण कारक कहते हैं। इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं एवं लहरें आदि प्रमुख हैं। वाष्पीकरण कैसे होता है? वाष्पीकरण तथा लवणों की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितनी ही वाष्पीकरण की तीव्र तथा अधिक होगा लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है। जैसे कि कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के पास भूमध्य सागरीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी ही अधिक नहीं हो पाती जितनी कि अयनवर्ती भागों में वर्षा द्वारा जल की पूर्ति अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अधिक जल वर्षा होती है
वहीं पर लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है, जबकि अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिम वर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचाने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर कम लवणता की मेखला पाई जाती है। नदी जल का आगमन। यद्यपि नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, तथापि इनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। उसके मुहाने पर लवणता में कमी पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने के भागों में कम लवणता पाई जाती है। बंद सागर में ये प्रभाव अत्यधिक स्थापितता के साथ परिलक्षित होते हैं। कृष्ण सागर में डेन्यूब, नीपर, नीस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता मात्रा 18% पाई जाती है। जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की पूर्ति से अधिक होती है, वहां पर लवणता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए रूस सागर में लवणता 40% पाई जाती है।